नमस्कार दोस्तों। भारत एमका के MK2 वेरिएंट बनाने की जगह 6th जनरेशन के टेम्पेस्ट फाइटर जेट को बनाने में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? हम तेजस MK2 को सिंगल इंजन का क्यों बना रहे हैं जबकि हम इसे 2 इंजन वाला भी बना सकते थे? क्या हमें S400 का वास्तविक फायदा इसकी काबिलियत से ज्यादा इसके डर से मिलेगा? ब्रह्मोस ज्यादा बेहतर है या मीटियोर? फ्लाई बाय वायर सिस्टम ने कैसे फाइटर जेट को बदल कर रख दिया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल कृषय सेठ जी का है, जो पूछते हैं कि क्या भारत को एमका के MK2 वेरिएंट की जगह ब्रिटेन के साथ टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए नहीं जाना चाहिए? यह जल्दी तैयार होगा और डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम रहेगी। टेम्पेस्ट ब्रिटेन द्वारा प्रपोज्ड एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट रहने वाला है जो 2040 तक तैयार होगा, यानी यह जल्दी नहीं मिलेगा। रही बात डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो ब्रिटेन काफी समय से पार्टनर देशों को ऑफर दे रहा है कि वे इस फाइटर जेट को फाइनेंस करें। सिर्फ इटली व स्वीडन ने ही साथ आने की बात की है। ऐसे में ब्रिटेन को भारत के रूप में एक बड़ा पार्टनर चाहिए जो 20 वर्षों की सारी डेवलपमेंट कॉस्ट का ज्यादातर हिस्सा चुका सके। साथ ही भारत को 150 या 200 फाइटर जेट्स खरीदने का कमिटमेंट करना पड़ेगा, जिससे ब्रिटेन के लिए यही टेम्पेस्ट थोड़ा सस्ते में उपलब्ध हो सके। टेम्पेस्ट भारत को बहुत ही महंगा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यूके, जर्मनी, इटली व स्पेन ने मिलकर यूरोफाइटर टाइफून बनाया, जिसमें ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्रांस के राफेल या अमेरिका के F-16 वाइपर में ना हो। फिर भी इसकी कीमत राफेल से 20% ज्यादा है। टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम में कई सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जैसे मीटियोर बनाने वाली MBDA, इंजन बनाने वाली रोल्स रॉयस आदि, जो अपने प्रोडक्ट्स की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देंगी। तो ऐसे टेम्पेस्ट का ज्यादातर खर्च भारत को नहीं उठाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे 5th जनरेशन के स्टेल्थी एमका की फर्स्ट फ्लाइट 2026 तक हो जाएगी। 2029 या 2030 से इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एमका का एडवांस्ड वेरिएंट यानी कि MK2 वेरिएंट 2033 में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें काफी सारी 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज भी शामिल होंगी। यह एक इंडियन प्रोडक्ट रहेगा जिसे भारत बिना किसी की परमिशन लिए दूसरे देशों को बेचकर कमाई भी कर सकेगा। इसको डेवलप करते समय हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी काफी तेजी से बढ़ेगी और उसके बाद भारत भी दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स का निर्माण काफी तेजी से कर सकेगा। साथ ही डेवलपमेंट कॉस्ट के रूप में हमें एमका के MK2 वेरिएंट पर टेम्पेस्ट के मुकाबले मात्र 20 से 25% रुपीज ही खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि टेम्पेस्ट की पूरी डेवलपमेंट कॉस्ट से 80% कम खर्चा होगा। इसे एमका का MK2 वेरिएंट टेम्पेस्ट के मुकाबले काफी सस्ता भी रहेगा। इसीलिए हमें टेम्पेस्ट का पार्टनर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगले सवाल की बात करें तो श्याम जी ब्रह्मोस वर्सेस मीटियोर के बारे में जानना चाहते हैं। श्याम जी, ये दोनों यानी कि ब्रह्मोस व मीटियोर मिसाइल अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल्स हैं। दोनों अपनी अपनी कैटेगरी की सबसे बेहतरीन मिसाइल्स में गिनी जाती हैं। मीटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। इसे MBDA कंपनी ने बनाया है और इसमें थ्रोटेबल डक्टेड रैमजेट इंजन लगा है जो बेहद खास है। दूसरी BVR मिसाइल्स जैसे AIM-120 आदि जहां शुरू में ही अपना सारा फ्यूल खत्म कर देती हैं और उसके बाद लास्ट स्टेज में इनकी स्पीड व मैन्यूवर्स करने की काबिलियत कम होती चली जाती है, तो वहीं मीटियोर का डक्टेड रैमजेट इंजन फाइटर जेट तक पहुंचने तक अपने फ्यूल को बचाकर रखता है और लास्ट स्टेज में जाकर अपनी स्पीड व मैन्यूवर्स को बढ़ा सकता है। इसी कारण फाइटर जेट को बच निकलने का मौका नहीं मिलता है। यह 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है और इसका वजन मात्र 190 किलोग्राम है। इसमें बेहद ही छोटा सा वॉरहेड लगा होता है। वहीं ब्रह्मोस का रोल बिल्कुल अलग है। यह जमीन या पानी में मौजूद किसी टारगेट को 450 किलोमीटर दूर से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए जानी जाती है।
ब्रह्मोस 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर सकती है, मैन्यूवर्स भी करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचती है और फिर अपने 300 किलोग्राम के जबरदस्त वॉरहेड से दुश्मन के एसेट्स की धज्जियां उड़ा देती है। यह न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जाने की काबिलियत रखती है। इसका वजन 3000 किलोग्राम है और इसे जमीन पर कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चर से, पानी में मौजूद नेवल जहाजों से व हवा में सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। अगर ब्रह्मोस व मीटियोर का कंपैरिजन फिर भी करना पड़े तो कहा जा सकता है कि ना तो ब्रह्मोस दूसरे फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ना ही मीटियोर पानी में चल रहे दुश्मन के जहाज को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। दोनों मिसाइल्स अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे जबरदस्त हैं, लेकिन एक दूसरे के काम को नहीं कर सकती हैं, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती हैं। दोस्तों, अगला सवाल विपुल गुप्ता जी का है, जो पूछते हैं कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या है। साथ ही उन्होंने मेरी वीडियोस के लिए प्यार भेजा है। दोस्तों, मैं इस तरह की अप्रिसिएशन व सपोर्ट के लिए ना सिर्फ विपुल जी का बल्कि उन सभी का आभारी हूं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बात करें फ्लाई बाय वायर सिस्टम की तो पहले एयरक्राफ्ट व फाइटर जेट में मैकेनिकल कंट्रोल्स होते थे, यानी पायलट्स के पास जो कंट्रोल है इनको आयरन रॉड, फ्लूइड से भरे हुए पाइप्स व हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ सीधे जोड़ा जाता था, जो आगे फ्लैप एक्चुएटर से जुड़े होते थे। यानी पायलट अगर एयरक्राफ्ट को मोड़ना चाहता है तो उस तरफ के कंट्रोल्स को प्रेस करेगा, जिससे हाइड्रोलिक फ्लूइड आगे प्रेस्ड हो और एक्चुएटर हाइड्रोलिक सिलेंडर्स की सहायता से फ्लैप को घुमाता था। इस सिस्टम में लीकेज होने पर कंट्रोल बेकार हो जाते थे। इसका वजन भी काफी ज्यादा होता था, जिस कारण एयरक्राफ्ट ज्यादा मैन्यूवर्स नहीं कर पाते थे। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा थी। इसकी जगह अब फ्लाई बाय वायर सिस्टम आ गया है, जहां पायलट के सिग्नल पर वायर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लैप एक्चुएटर तक पहुंचते हैं और तुरंत एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन मोड़ी जा सकती है। यह सिस्टम काफी हल्का है, वियर एंड टियर कम है, मेंटेनेंस काफी कम चाहिए। इससे कमर्शियल एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट के वेट डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। फाइटर जेट पहले से कहीं ज्यादा मैन्यूवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर साधारण शब्दों की बात करें तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पहले की कारों में आपको साइड मिरर्स को हाथ से खोलना या बंद करना पड़ता था, यहां हाथ वही काम कर रहा है जो आयरन रोड्स, फ्लूइड पाइप व हाइड्रोलिक सिलेंडर्स करते थे। लेकिन अब की ज्यादातर कारों में आप एक स्विच दबाते हैं और ऑटोमेटिकली साइड मिरर्स खुल जाते हैं या बंद किए जा सकते हैं। यही फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। दोस्तों, मनीष शर्मा जी का सवाल है कि क्या S-400 की डील सिर्फ पाकिस्तान को इससे दूर रखने के लिए है और इसे इंडक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। मनीष जी, S-400 की पहली बटालियन हमें 2021 के अंत तक मिल जाएगी। S-400 में 4 अलग अलग तरह की मिसाइल्स लगाई जाती हैं और इसमें लगी 40 N6E मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। वैसे तो 350 किलोमीटर की रेंज वाला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो चुका है, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉय करने में अभी कई वर्षों का समय लग जाएगा। तब तक हमारे पास वर्ल्ड फेमस S-400 के रूप में ऐसा सिस्टम मौजूद रहेगा जिसकी काबिलियत पूरी दुनिया जानती है और इसी कारण यह पाकिस्तान व चाइना के फाइटर जेट्स व मिसाइल्स को भारत में आने से रोकने में पूरी तरह से सक्षम रहेगा। यानी S-400 एक ऐसा एंटी एक्सेस इलाका बना देगा जहां पाकिस्तान व चाइना अपने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स आदि को भेजने से डरेंगे। यानी कि यह भी हो सकता है कि वास्तव में कभी S-400 की मिसाइल्स को इस्तेमाल करना ही ना पड़े, लेकिन इससे जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर हमारे पास होगा उससे हमें इतना लंबा टाइम पीरियड आसानी से मिल जाएगा कि भारत एक से एक बढ़ के एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर व मिसाइल्स को बनाकर उनकी अच्छी तरह से टेस्टिंग भी पूरी कर सके। इसीलिए अमेरिका द्वारा इस डील को रोकने के लिए खूब दबाव बनाने के बाद भी भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ले रहा है। दोस्तों, अगला सवाल देवजीत साहा जी का है, जो पूछते हैं कि भारत तेजस के MK2 वेरिएंट को सिंगल इंजन वाला क्यों बना रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स व इंडियन नेवी को 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स चाहिए। दोस्तों, हर एक देश की एयरफोर्स अलग अलग तरह के मिशंस के लिए अलग अलग फाइटर जेट्स रखती है।
बहुत कम मिशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें 10,000 किलोग्राम के पेलोड व 3,700 किलोमीटर की रेंज चाहिए। इसके लिए हमारे पास हैवीवेट कैटेगरी के 2 इंजन वाले 270 सुखोई 30 MKI मौजूद हैं। लेकिन ऐसे बड़े फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट व फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर काफी ज्यादा होती है। ज्यादातर मिशंस के लिए हमें एक इंजन वाले छोटे व कम मेंटेनेंस साथ ही काफी कम फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर वाले फाइटर जेट चाहिए और इसी रिक्वायरमेंट के लिए हमने तेजस फाइटर जेट बनाया है। लेकिन तेजस ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया, ऑपरेशन गगन शक्ति में जिस तरह से परफॉर्म किया, उसकी वजह से तेजस की काबिलियत को देखकर इसे उन मिशंस पर भी भेजा जा सकता है जहां हम पहले 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स को भेजते थे। तेजस के MK2 वेरिएंट में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, ASA रडार, ज्यादा मजबूत व हल्की कंपोजिट मटेरियल बॉडी, शानदार मैन्यूवर्स के लिए कनार्ड विंग्स, ताकतवर काउंटर मेजर सिस्टम्स व जैमर्स लगाए जा रहे हैं जो इसे वास्तव में राफेल की तरह एक शानदार मल्टी रोल फाइटर जेट बना देंगे। इन्हीं काबिलियतों की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस तेजस से बढ़ती ही जा रही हैं। इसीलिए हम 2 इंजन वाला तेजस यानी कि ओरका व नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे समस्या यह आएगी कि इससे यह महंगा और ज्यादा फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर वाला फाइटर जेट हो जाएगा, जबकि हमें सस्ता व कम मेंटेनेंस वाला, कम खर्च वाला फाइटर जेट चाहिए था। इसीलिए हम ज्यादातर सिंगल इंजन वाला तेजस ही ले रहे हैं, जिसमें 40 तेजस मार्क 1, 83 तेजस 1A व 200 तेजस MK2 शामिल हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो उन्हें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।